स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन ईस्ट पर निकले हैं। खासतौर पर पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट और बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का फुल फोकस है। नरेंद्र मोदी ने बीते 48 घंटे में बंगाल और बीते 2 घंटे में बिहार की सियासी फिजा को बदल दिया है। क्या है मोदी के इस मिशन के मायने? कैसे फुल प्रूफ तैयारी से सीट टू सीट मार्किंग फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं मोदी, ये तो बताएंगे। लेकिन उससे पहले राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को मोदी से एक चीज जरूर सीख लेनी चाहिए, और वो सीख है गठबंधन क्या होता है और कैसे गठबंधन धर्म को निभाया जाता है। इस तस्वीर को आप जरा देखिए। एक तस्वीर आपके सामने रखती हूं। आज जब पीएम मोदी बिहार के औरंगाबाद पहुंचे तो मंच पर फूलों की माला से उनका स्वागत किया गया। यह स्वागत कार्यक्रम ही पीएम मोदी के लिए था, लेकिन पीएम मोदी गठबंधन सिर्फ दलों का मिलना नहीं, दिलों के मिलने को मानते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जो फ्रेम से बाहर थे, उन्हें हाथ पकड़कर मोदी फ्रेम में लेकर आए और उसके बाद अभिवादन स्वीकार किया। गठबंधन के नाम पर एक दूसरे को कोसने वालों को यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। जब दरअसल मोदी बंगाल और बिहार के दौरे पर हैं, तो उनकी कोशिश है कि यहां इतनी सीटें जीती जाएं जितनी पहले कभी नहीं मिली। मोदी जानते हैं कि अगर अब की बार 400 पार का नारा सच करना है तो इसमें बिहार और बंगाल दोनों राज्यों की टोटल 82 सीटें अहम भूमिका निभाएंगी। सीटों का चयन हो या मुद्दों का, पीएम मोदी के इस दौरे से साफ है कि बीजेपी डिफेंसिव नहीं बल्कि अग्रेसिव अप्रोच के साथ मैदान में उतर रही है। अब सवाल है कि क्या मोदी के इस चुनावी दौरे ने बिहार और बंगाल में के माहौल को बदल दिया है? क्या बिहार में बीजेपी क्लीन स्वीप कर पाएगी? क्या बंगाल में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है? इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने पहले बंगाल और फिर बिहार में कैसे अपने विरोधियों पर बोला हमला। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया। लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है। अब टीएमसी का मतलब ही बदल गया है। टीएमसी का मतलब है तू, मैं, करप्शन ही करप्शन। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है। मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग।
तो प्रधानमंत्री झारखंड से होते हुए बंगाल पहुंचे, बंगाल से होते हुए बिहार पहुंचे हैं। फोकस है इन तमाम सीटों पर। बिहार और बंगाल की कुल मिलाकर 82 सीटें हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाना चाहते हैं। अब उनकी इस रणनीति को कैसे रोकेगा विपक्ष, आइए इसी पर करते हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं जफर इस्लाम साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जीएम शाहीन, वरिष्ठ नेता जेडीयू, इसके साथ ही साथ संजय सरकार, नेता टीएमसी हमारे साथ हैं, और तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जफर इस्लाम साहब आप ही से शुरुआत कर रही हूं। बड़ी दिलचस्प तस्वीर आज बिहार से मैंने देखी है। जो लोग आपको फ्रेम से आउट करना चाहते थे, ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें फ्रेम में आप लोगों को इन करवाना पड़ रहा है, वो भी हाथ पकड़ के? भाई, पीएम का बड़ा दिल है। वो अपने जितने भी अलायंस पार्टनर होते हैं उनको पूरा सम्मान देना उनकी आदत है। ये वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी जहां अपने अलायंस पार्टनर से फायदे सिर्फ ढूंढते हैं और फायदा खत्म हुआ तो हाथ छोड़ देते हैं, दामन छोड़ देते हैं। हम अपने सारे अलायंस पार्टनर का कभी उससे नाता नहीं तोड़ते हैं। कोई हमसे तोड़ के चला जाए तो अलग बात है, हम कभी नाता नहीं तोड़ते। और जब अगर कोई वापस भी आता है तो हम उसको पूरा सम्मान जैसे पहले देते थे वैसे देते हैं। तो ये फर्क जो है भारतीय जनता पार्टी में, और आज एक पहला ऐसा नजारा आपने नहीं देखा है। कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें आपको अपोजिशन पार्टी और के लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी तो उसको एहसास हो गया है और पार्टी ने महसूस किया है कि ये बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में आना, इंडिया का पार्टनर बनना गर्व होता है। गर्व इसलिए होता है कि वो मान सम्मान, पार्टी एक एमपी की हो, पार्टी 0 एमपी की हो, पार्टी 50 एमपी की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप इस इंडिया के पार्टनर हैं, सहयोगी दल हैं, आपको पूरा हर तरह का सहयोग, मान, सम्मान। जफर इस्लाम जी, आज तो आप बता ही दीजिए, आप खुलासा कर ही दीजिए, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आप लोगों के पास है जिससे पूरे के पूरे विपक्ष में आपने भगदड़ मचा दी है? कहीं ना कहीं से खबर आती रहती है कि आज उस पार्टी से आपके साथ शामिल हो गए, आज इस पार्टी से, आज महाराष्ट्र में टूट हो गई, आज बिहार में हो गई, कभी हिमाचल में हो जाती। कौन सी जादू की छड़ी आपके हाथ लग गई है? ये जादू की छड़ी नहीं, 2-3 अगर आप जानना ही चाहती हैं तो आपकी जनता को आपके द्वारा मैं इसके बारे में बता भी देना चाहता हूं। 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात कि पहले लोगों ने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सिर्फ पावर के नशे में रहती थी, जनता की चिंता नहीं रहती थी। ठीक है, आज वो फर्क दिखता है। जनता अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती है, मजबूत महसूस करती है। उनका दामन थाम के, हम उनके हाथ थाम के आगे उनको मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनकी चिंता करते हैं। पहला फर्क, तो ये बहुत बड़ा फर्क है जिसको जनता ने महसूस किया। दूसरा फर्क कि करप्शन, जो बड़ा लीडर जो भी पार्टी का मुखिया होता था उसके प्रति परिवार के लोग होते थे, और परिवार के लोग के लिए आज सारी पॉलिटिकल पार्टी देश जो होना चाहिए, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ फर्स्ट, यह उल्टा था। हाँ। पहले परिवार, दूसरी में पार्टी और तीसरे में जो है देश। तो वो फर्क दिखा कि हम नेशन फर्स्ट की जो पॉलिसी है, आम लोगों में, एक आम नागरिक में, उनमें जज्बा होता है कि देश के लिए कुछ करना है, तो वो इस बात को स्वीकार करते हैं। परिवार की जैसे नासूर चीज को, परिवारवाद को, उससे दूर जाना चाहते हैं। लेकिन ये कमाल के दार्शनिक हो गए हैं सारे के सारे पॉलिटिशियन जफर इस्लाम साहब। अभी चुनाव से ठीक पहले जो लोग आपको सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते थे, आज आप उन्हीं को लेकर आ रहे हैं ना फ्रेम में। बस मेरा इतना सही सवाल था, क्या मजबूरी है? इस बात का जवाब तो मुझे जीएम शाहीन साहब ही देंगे। उसके बाद कोई मजबूरी नहीं। देखिए 10 सेकंड में जल्दी से बोलिए जफर जी, जल्दी 10 सेकंड। हाँ। तीसरी बात भी सुन लीजिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी और उसके रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं जनता की सेवा करना, इसलिए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए पॉलिटिशियन का? समाज सेवा, जनहित में काम करना। अगर वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि परिवार हित में काम करना, तो उससे जब परेशान हो जाते हैं तो उनको जनहित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जनहित का। अच्छा चलिए ठीक है, वो प्लेटफॉर्म आप देते हैं, ठीक है सर, वो प्लेटफॉर्म आप देते हैं। बिहार की तस्वीर तो बिल्कुल अलग है और बड़ी ही दिलचस्प है। इसलिए एक छोटा सा रिएक्शन मैं जीएम शाहीन साहब का चाहूंगी, उसके बाद संजय सरकार जी और तहसीन पूनावाला जी आपके पास आऊंगी। जीएम शाहीन साहब, आपकी आंखें खुली तब जब चुनाव एकदम सर पर आ गया और आपको लगा कि अब जो आप लोगों की महत्वाकांक्षा थी वो तो पूरी होने वाली नहीं है, इसलिए चलिए फ्रेम में हम इन्हीं हो जाते हैं, कम से कम सत्ता के साथी तो बन जाएंगे।
अरे प्राची जी, हम लोग अलग ही कब थे? ये तो करण और अर्जुन का रिश्ता है हमारा। हम तो देखिए ना, जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तब से साथ आ रहे हैं हम लोग। बीच में कुछ नाराजगियां थी, जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी बोला, कुछ गलतियां हुई और जिसका प्रायश्चित हमने किया और हम लोग किसी वजह से अलग हो गए। और जब गए तो देखा कि कहाँ गए, तो वहां पर जिनका करप्शन के केसेस लगे हुए हैं उनके साथ फंस गए। और हम तो बता रहे हैं, हम तो कब से साथ आ रहे हैं, हम तो साथी है एक दूसरे के। एनडीए में पार्टनर है। जब एनडीए बना था तब तो हम लोग पहले आए थे और हमने अपने साथी के साथ, मैं तो बता रहा हूं, ये तो करुण अर्जुन का रिश्ता है। ये कैसे टूट सकता है, कैसे अलग हो सकते हैं? और बीच में जो अलग हो भी गए उसकी जो भी वजूहत थी। एक छोटी सी बात याद दिला दूं, करण और अर्जुन का रिश्ता तो ऐसा था कि दोनों अलग अलग सेनाओं से लड़े थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। आप तो कब किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, कब किसके साथ लड़ रहे हैं, यही साफ नहीं हो पा रहा है। कम से कम करण और अर्जुन में साफ तो था कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। प्राची जी, 15 महीने तो हमने प्रायश्चित किया। नहीं, 15 महीने तो प्रायश्चित किया, उसी का तो हम लोगों ने प्रायश्चित किया और वापस आ गए अपने घर में। ये तो हमारा अपना घर है, हम इसके बगैर जाएंगे कहाँ? ये तो हम तो एक घर की बात करते हैं। हाँ। हम एनडीए से कभी अलग थे ही नहीं और ये तो हमारा साथी पार्टनर है। हम तो कहाँ 15 महीने के लिए चले गए थे। कुछ नाराजगियां थी आपस में, वो कब की खत्म होगी? तो आज जो बात करें हम लोग, डेवलपमेंट की बात करें, शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, बाकी सब चीजों की बात करें, इन सब बातों में तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना प्रायश्चित जी। चलिए ठीक है सर, देर आए दुरुस्त आए, आप अपने घर वापसी करके जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन आप उनको ही सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते थे और इसीलिए इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी थी। अब जब आप बोल रहे थे तो तहसीन पूनावाला जी ठाके लगाकर हंस रहे थे, उस हंसी की वजह जान लेती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, ये बात तो आप मानेंगे ना कि एक तरफ तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है और दूसरी तरफ ये सीट टू सीट मार्किंग कर रहे हैं, खुद पीएम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कौन सी सीट पर कैसे जीत हासिल करनी और एग्रेसिवली अप्रोच है उनकी। नमस्कार प्राची जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए शुक्रगुजार हूँ। काश माननीय प्रधानमंत्री थोड़ा सा इस तरह की टारगेटिंग, फोकस टारगेटिंग भारत के नेबरहुड में, फॉरेन अफेयर्स में करते हैं। इस तरह की टारगेटिंग हमारे मणिपुर के अंदर करते। कल ही खबर आई कि मणिपुर की जो पुलिस है, उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनको किडनैप कर दिया गया, उन्होंने हथियार रख दिए। ये इस तरह की घटना ना कश्मीर में हुई, ना पंजाब में हुई। भारत की सेना कहती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री पॉलिटिक्स के ऊपर ही नहीं आते। कोई बात नहीं, हम उस टॉपिक पर नहीं रहते, इस टॉपिक पर रहते। दो चीज पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। एक, मेरे बहुत अच्छे दोस्त जिनकी मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे बड़े भाई के सम्मान है, जफर भाई, कहते, आपने उनसे सवाल पूछा कि क्या जादू की छड़ी है, उन्होंने तो जवाब दिया, नहीं मैं आपको जादू की छड़ी बता दी थी। ये जादू की छड़ी नहीं, सिर्फ छड़ी है, ईडी की छड़ी। ये दम लगा के हमेशा ऐसे फटका लगता है ईडी की छड़ी का कि अच्छे से अच्छा भाग कर आता है। और उसमें एक इनोवेशन भी है, वॉशिंग मशीन। जब आप आ जाते हो तो वॉशिंग मशीन में धुलकर पूरे पाक साफ हो जाते हो। छगन भुजबल साहब है ना, छगन भुजबल साहब, जिनको चक्की पिसाने वाले थे देवेंद्र फडणवीस जी, उनकी ईडी की फाइल घूम गई, प्राची जी, फाइल ही घूम गई। सुना है आपने कभी? भारत में, डिजिटल भारत में फाइल घूम गई तो केस बंद हो गया। दूसरे विधायक थे कर्नाटका के, वो भी आ गए। वो आ गए ना तो कोर्ट के अंदर कहा, नहीं हमने उन पे रेड किया, 9 करोड़ रुपए मिले, लेकिन हमने उनको बताया नहीं, हम उन पे रेड कर रहे थे, इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं। ये फाइल है, ये वॉशिंग मशीन है। तो ये वॉशिंग मशीन की ताकत है इनके पास। और हमारे जेडीयू के मित्र कह रहे थे करण अर्जुन का हमारा रिश्ता है। अरे करण अर्जुन, एक साइड पे करण थे, एक साइड पे अर्जुन थे। अर्जुन का वध किया करण ने। अब ये तय कर दे कि अर्जुन कौन है, करण कौन है। वो जब भगवान कृष्ण जाते करण के पास और कहते कि आ जाइए इस कैंप में, तो कहते नहीं मैं उसी कैंप में लड़ूंगा दुर्योधन के साथ। तो अब कौन दुर्योधन के साथ लड़ रहा है ये तय कर दे। मोदी जी की सेना लड़ रही है या नीतीश कुमार की सेना लड़ रही है, वो तय कर दे। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बात ये कि मैं आपकी एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैंने अभी ट्वीट भी किया आपके शो पे आने के पहले कि भाजपा अपना फर्स्ट लिस्ट शायद 6 बजे घोषित करेगा। और यहां पर मैं मानता हूं कि इंडिया अलायंस थोड़ा सा पीछे है, इस बात को मैं मानता हूं। सितंबर में जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, ये तय हो गया था कि साथ में लड़ना है। अगर जनवरी में ये लिस्ट बाहर आ जाती, प्राची जी के शो पे ये लिस्ट आ जाती, मुझे लगता है इंडिया अलायंस के पास बड़ा एडवांटेज है। ऑफ कोर्स बीजेपी के पास अब एडवांटेज है, आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन अब भी मैं मानता हूं कि देश की जनता बीजेपी से तंग आ चुकी है और मुझे लगता है कि अब भी संभावना है कि सरकार बदली जा सके। फर्क इतना है कि अर्जुन की तरह
उस तीर, लेकिन ये संभावना को बनेगी बिल्कुल मछली कैसे के आंख पे तहसीन aim पूनावाला करती जी? है। मैं चलिए एग्री करती बिल्कुल, हूँ आपसे अर्जुन कि ने इस जिस देश तरह में से तीर मारे, इस देश में बहुत सारे प्राची मुद्दे जी। हैं जिसे आप तहसीन जी हमेशा उठाते हैं, विपक्ष के जो तमाम साथी हैं वो उठाते हैं, लेकिन इन मुद्दों को लेकर जनता का प्रतिनिधित्व करेगा कौन? आप लोग तो यही नहीं तय कर पा रहे। अब देखिए बंगाल में अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार जो इतना जरूरी है आप लोगों के लिए, वहां क्या होगा? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इतनी देर कर दी, अभी तक कोई फॉर्मूला सामने नहीं आ पा रहा है। और उसमें एक कांग्रेस की विधायक कहती है कि अगर मुझे कांग्रेस टिकट दी तो मैं रोगी, बीजेपी दी तो मैं वहां चले जाऊंगी। अब सोचिए, तो ये सारी चीजें, ये प्रैक्टिकल चीज है। देखिए, भाजपा को अगर हराना होगा और इतनी कठिनाई हमारे देश में, तो एक एजेंडा होकर, उस एजेंडा पर एक होकर इनकी असफलताओं को गिनाकर लोगों के सामने रखना बेहद जरूरी था। यहाँ पर मैं मानता हूं कि इंडिया अलायंस का एडवांटेज चला गया। ये एडवांटेज जो था इंडिया अलायंस के पास सितंबर में, ये चला गया। सितंबर में इन्होंने एक ही फैसला किया, 14 एंकरों को बॉयकॉट करना। ये बेहद स्टूपिड फैसला था, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। और क्या आपके शो में कोई फर्क पड़ा? उससे आपके शो के रेटिंग बढ़े? इसको छोड़कर उन्होंने कोई भी फैसला साथ में नहीं किया। मुझे लगता है इससे बड़ा डिसएडवांटेज इंडिया अलायंस का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बना था, उसने इस चुनाव को हराने में उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। आइए संजय सरकार जी से बात कर लेते हैं। देखिए, आप तो मान रहे हैं तहसीन पूनावाला जी की बहुत ज्यादा पिछड़ा है विपक्ष, अगर उसे बीजेपी को हराना है तो साथ में मिलकर कोई तो एजेंडा तय करना चाहिए था। अब संजय सरकार जी बंगाल भी होकर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एग्रेसिवली उन मुद्दों को उठाया जो आपकी गले की फांस बन रहे हैं। संदेश खाली, पीएम को उम्मीद है, पूरी बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार तो आप कांटे की टक्कर आपको देंगे ही देंगे। जो 18 सीट पिछली बार जीती थी वो बढ़ाकर हम 35 करेंगे। आप मेरे को कितना समय वक्त दीजिएगा वो बोलिए, आप बीच में मत टूकिए। कितना वक्त दे रहे हैं बोलिए, हम जवाब पूरा दे। अरे प्राची जी किसके बीच में नहीं बोलते, आप बोलिए ना। बोलिए संजय जी, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ आपको, कमल जो फूल होता है वो सीजनल फूल होता है, शरद ऋतु में होता है और साल भर उसको दिखाई नहीं। घास और फूल जो होता है, देखिए 12 महीने आपको मैदान में दिखाई देंगे, घर में दिखाई देंगे, चारों तरफ दिखाई देंगे। और मोदी जी कौन सा 3 साल के बाद में फिर सीजनल लीडर, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान प्रचार मंत्री बन के बंगाल में आ गया है। माइग्रेंट लीडर के जैसे, एक माइग्रेंट लीडर जैसे आते हैं ना, उसके तरफ आ गए हैं। ठीक है, तो मैंने कहना चाहता हूँ, जिस रास्ता से प्रधानमंत्री जी गुजार के आए हैं उस रास्ते के बारे में वो बोला, हम मानता हूँ मदन जी को, जो बात बोला हकीकत बात बोल के गया। कैसे बोल के गया? कमीशन के बाद येदियुरप्पा का सरकार में 40% का कमीशन हो गया है। ठीक है, वो बोला है परिवारवाद। अच्छा, सोमा भाई मोदी तो मेरा भाई नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को भाई है। और गुजरात भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए हैं, मेरा भाई नहीं है सोमा भाई मोदी, नरेंद्र मोदी जी को भाई है। ठीक है, नंबर 3 आप सुन लीजिए, ये बोल रहे हैं भ्रष्टाचार के मामला, सजान शेख के बारे में। अच्छा, आपको कानपुर आपको घर से कितना दूर पड़ता है? नोएडा से नजदीक पड़ता है। परसों 2-3 दिन के पहले की घटना है, घातिमपुर में 2 नाबालिग को उसको रेप करके पेड़ के अंदर झुलाया गया है, लटकाया गया था, उसको भी बारी में देखा है। अच्छा, आप बताए तो मोराना में एक महिला, 34 साल का महिला को 3 आदमी मिलकर गैंग रेप किया है, गर्भवती महिला थे, उसको पेट्रोल से जलाया गया था, उसको लिए। मणिपुर में जो महिला को विवश करके रास्ता में घुमा गया, उसमें मणिपुर में उसको। अच्छा, अब मैं बीच में आऊंगी संजय सरकार जी, तो फिर आपको टेंशन होने लगेगी, प्रॉब्लम होने लगेगी, लेकिन मुझे आना पड़ेगा। अरे मैं कहाँ मना कर रही हूँ, आप उठाइए ना इन मुद्दों को, आप उठाइए और जोर शोर से उठाइए, आप सवाल करिए। जफर इस्लाम साहब यहाँ बैठे हैं, आप उन पर सवाल करिए, लेकिन जो सवाल आपकी बंगाल सरकार पर खड़े हुए, अरे उसका तो जवाब देकर जाइएगा ना। क्या गलत कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? अगर वो संदेश खाली की महिलाओं का दर्द रखना चाहते हैं बंगाल के सामने और देश के सामने, तो क्या गलत है? अच्छा, मोदी जी जो बात करके गया है, मोदी जी बोल दिया 25 लाख यहाँ पर क्या हो गए, 100 दिन का काम के लिए घोटाला हुआ। ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह बोल रहा 5631 यहाँ पर फॉल्स कार्ड बना। किसको बात सच्चाई मानेंगे? प्रधानमंत्री को बात ना गिरिराज सिंह को बात मांगे? हम वो सवाल का जवाब दे रहे हैं ना, आपको बोल रहे। अच्छा, आप बोला चोट पे वोट, बंगाल को जनता को जिस तरह से उस मोदी जी ने चोट दिया, 100 दिन को पैसा 2 साल से नहीं दे रहे हैं, नरेगा को पैसा नहीं दे रहा, जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट क्या मुश्किल है संजय जी? सारे मुद्दों पर बोलेंगे, संदेश खाली को टच नहीं कर पा रहे हैं। संदेश खाली क्या वो दुखती नब्ज हो गई है कि जिसे छूना तो दूर, आप बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं? अरे उस पर तो बोलिए ना, जवाब दीजिए, मैं भी सुनना चाहती हूँ, मेरे पैनलिस्ट भी सुनना चाहते हैं। नहीं, चोट के वोट सुनिए ना, चोट के वोट, 100 दिन का पैसा नहीं दिया, मिड डे मील को आवास योजना का पैसा स्टेट गवर्नमेंट दीदी ने देते जा रही है सबको। तो ये जो बंगाल को जनता को दिन में चोट लगे हैं, वो मोदी जी को वोट में तब्दील कर देंगे, ये कोई दो राय नहीं है।
और आज आपको चैनल में दिखा रहा है, नीचे ये स्क्रीन शॉट में दिखा रहा है 20 से 21 से टीम होते थे। ठीक है संजय जी, अब देखिए आपने सारे मुद्दों पर बात कर ली, आपने पूरा समय भी ले लिया, आपने बात शुरुआत करते ही मुझ पर इल्जामातों की बौछार भी कर दी, मैंने आपको पूरा समय भी दे दिया, लेकिन संदेश खाली पर एक शब्द आप नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुद्दे उठाए हैं, बीजेपी ने जो मुद्दा उठाया है, कहीं आपकी गले की फांस तो नहीं बन रहा है, और ऐसा तो नहीं कि बंगाल धीरे धीरे करके आपके हाथ से निकल जाएगा। अभिषेक यादव जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, नेता आरजेडी के, उनके पास जाऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, फौरन वापस लौटूंगी, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीट टू सीट मार्किंग कर रहे हैं, बंगाल बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट बस अब थोड़ी ही देर में आने वाली है। थोड़ी ही देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। पहली लिस्ट में बीजेपी 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली से 4 सांसदों का टिकट इस बार कट सकता है। बड़ा फेरबदल टिकटों में हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। देखिए मंथन चला, देर रात तक ये मंथन चला, तड़के सुबह तक बीजेपी की बैठक होती रही और इसमें 100 से ज्यादा सीटों पर टिकटों को फाइनल किया गया है। और अब ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बीजेपी की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस लिस्ट को सार्वजनिक किया जा सकता है। 100 से ज्यादा ऐसी सीट हैं जिन्हें फाइनल किया गया है और उसके नाम सामने लाए जा सकते हैं। पॉलिटिकल एडिटर हमारे देवेंद्र पाराशर इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, क्या जानकारी आपके पास है? पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है, पूरी कसर जो कमर है वो बीजेपी ने कस ली है 400 प्लस सीटें जीतने के लिए। ऐसे में कैसी होगी ये पहली लिस्ट, क्या उम्मीद लगाई जाए? इस पहली लिस्ट की अगर बात करें प्राची, तो उसमें आपको दिखेगा कि जो हाई प्रोफाइल नेम, बड़े नेम पार्टी के लिए अगर बात करें, जैसे प्रधानमंत्री की बात कर लें, गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, तो इस तरह, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर लें, इस तरह के बड़े नाम उसमें दिखेंगे एक तरफ। और जिसे श्योर शॉट सीटें, जिसके बारे में अगर ये कहना है कि वहाँ से किसको टिकट मिलेगा, इसके लिए किसी आकलन की जरूरत नहीं है और किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस सी वाली जो सीटें होती हैं वो उन सीटों के नाम होंगे। दूसरा हिस्सा वो होगा, और दूसरा हिस्सा का मतलब ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग हिस्से में बांट के किया जाएगा, लेकिन लिस्ट के आकलन करने पर आपको एक हिस्सा वो समझ में आएगा कि वो सीटें, जैसे उत्तर प्रदेश में जो 14 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी के अभी सांसद नहीं है, बीजेपी हारी है, उनके नाम होंगे। और इस तरह के नामों क्योंकि फाइनल कर लिया गया है, तो एक तरफ आप श्योर शॉट सीटें इस सूची में देखेंगी, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो कमज़ोर सीटें, जिसे पार्टी के अपने सिस्टम के हिसाब से सी और डी कैटेगरी के सिस्टम में बांट करके पार्टी जो रणनीति बनाती है, तो उसके बहुत सारे उम्मीदवार होंगे। राज्यों के हिसाब से कोशिश ये की जाएगी कि हर एक हिस्से से उन उम्मीदवारों के नाम रहें। इस सीट के आधार पर बहुत ज़्यादा आकलन करने की स्थिति में आप इस लिहाज से नहीं रहेंगे कि जैसे फैसला ज़्यादा हो चुका रहेगा सीट पे। परसों जो बैठक हुई थी और परसों से लेकर अब तक की अगर बात करें, तो ज़्यादा उम्मीदवार फाइनल कर लिए गए हैं उस तुलना में जितने आज प्रकाशित किए जाएंगे। आज प्रेस रिलीज में जो बताया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया जाएगा, उन नामों से ज़्यादा नाम बीजेपी ऑलरेडी फाइनल कर चुकी है। लेकिन हमारे सोर्सेस का ये कहना था कि उन सारे फाइनल नाम को एक झटके में अभी जारी नहीं किया जाएगा। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि 118 से 120 के आसपास शायद ये पहली लिस्ट हो, जबकि नाम 150 से ज़्यादा ऑलरेडी फाइनल किए जा चुके हैं। वो समय समय पर फिर जारी किया जाता रहेगा। अगली बैठक भी 6 या 7 को चुनाव समिति की बैठक होनी है। प्रक्रिया ये रहती है कि जैसे चुनाव समिति की बैठक में जिन जिन सीटों पर डिस्कशन हुआ, उनमें से कुछ सीटें ऐसी रहती हैं जहां पर 2-2 उम्मीदवार आखिर तक बच जाते हैं, और उसके बाद समिति ये फैसला छोड़ देती है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कि वो सलाह मशविरा करके फिर कोई एक निर्णय ले लेंगे। उसके लिए फिर से अलग से चुनाव समिति की बैठक में वो नाम नहीं आता, वो सूची नहीं आती। तो बैठक खत्म होने के बाद भी ये प्रक्रिया चल रही थी, कल भी ये प्रक्रिया चली है जिसमें बहुत सारे नाम फाइनल हुए। अब बस इंतजार है कि जब सूची का प्रकाशन हो तो उसमें नजरें टिके इस बात पर कि पार्टी कौन कौन से नए चेहरों को इस बार मौका दे रही है। जो एस्टेब्लिश चेहरे हैं वो तो होंगे ही होंगे। प्राची, देखिए वीआईपी जो चेहरे हैं, वीआईपी जो सीट हैं, उनके नाम भी आज ऐलान हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह, अमेठी से स्मृति ईरानी का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा क्या ऐसा होगा देवेंद्र कि कोई स्टेट फोकस्ड सीट होगी, किसी स्टेट वाइज ये लिस्ट जारी की जाएगी, या तमाम स्टेट्स को कवर किया जाएगा पहली लिस्ट में? नहीं, एक बुके रहेगा प्राची, और उस बुके में कोशिश ये रहेगी कि हर एक हिस्से की तरफ से उसमें कुछ ना कुछ नाम रहें। जैसे दिल्ली की अगर बात कर लें तो दिल्ली के सारे नाम नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सारे नाम नहीं होंगे, और इस लिहाज से नहीं होंगे कि वहाँ के सारे नाम फाइनल किए भी नहीं गए। उत्तराखंड की आप बात करें तो उत्तराखंड में
3 नाम ही अभी तक तय हुए हैं और वो 3 नाम है जो कि इंडिया टीवी ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका है, वही 3 नाम अभी तक तय हैं। बाकी जो 2 सीट है पौड़ी, हरिद्वार, उनके नाम आप इस सूची में नहीं देखेंगे क्योंकि वो अभी तक तय नहीं हो पाया है। उसके लिए आगे इंतजार रहेगा, पार्टी सलाह मशवरा करके और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर कोई निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे। बंगाल की बात कर लें तो बंगाल में भी आपको बहुत सारी सीटें दिखेंगी, जैसे पवन सिंह जो कि आसनसोल से हैं, उनके नाम का अनाउंसमेंट होगा। तो ओवरऑल एक बुके बनाकर ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि इसमें सभी हिस्से के लोग हैं, लेकिन उसके लिए कोई बहुत बड़ी रणनीति वैसे कोई बनाई गई है ऐसा नहीं है, क्योंकि देश में लगभग 15-16 राज्यों के लोगों को यहाँ पे, कोर ग्रुप के लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था चुनाव समिति की बैठक में, उन पर चर्चा हो चुकी है। गोवा की बात कर लें, असम की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन सारे विषयों पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जैसे हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा की टीम अभी यहाँ पर आई नहीं है, जिससे उसमें ज़्यादा डिस्कशन हुआ। तो उन सारे राज्यों को लेकर निश्चित तौर पर भी इंतजार रहेगा। बिहार का एक भी नाम नहीं होगा क्योंकि बिहार को लेकर अभी चर्चा ही नहीं हुई। महाराष्ट्र का नाम नहीं होगा क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर अभी चर्चा नहीं हुई। तो इस तरह की सीटें ही खाली रहेंगी। बाकी एक ओवरऑल मोटे तौर पे 100-120 के आसपास ये संख्या कुछ हो सकती है जो कि उम्मीदवारों के नाम रहेंगे। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो कि पार्टी के एकदम से इस्टेब्लिश्ड हैं, जिनके कैंडिडेचर को लेके कोई डाउट ही नहीं रहा। और बाकी जो सीटें हैं जिस पर पार्टी ज़्यादा बड़ी रणनीति बना रही है कि अगर या तो पिछला चुनाव हारे या उसके पहले हारते रहे, उन नामों को कैसे शामिल किया जाए। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ बड़े नामों पर नजरें टिकी रहेगी। जैसे मध्य प्रदेश की आप बात कर लें तो वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको लेकर नजरें टिकी रहेगी कि क्या होता है, क्या उनको गुना से चुनाव लड़ाया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान को क्या विदिशा से चुनाव लड़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो ये 2 बड़े नाम हैं जिस पर नजरें टिकी हुई हैं। प्राची, बिल्कुल, देखिए बीजेपी सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है और सरप्राइज ना सिर्फ जनता को बीजेपी देती है बल्कि अपने उम्मीदवारों को, अपने सांसदों को, अपने नेताओं को भी बीजेपी सरप्राइज देने में कहीं पीछे नहीं छूटती है। तो ऐसा माना जाए कि बहुत से ऐसे बड़े नाम होंगे जिन्हें आज शायद निराशा हाथ लग सकती है देवेंद्र, उनके टिकट भी बीजेपी काट सकती है उनके रिजल्ट, उनके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर। और बड़े नामों की अगर बात करें तो उसमें मुझे संदेह है कि कोई ऐसा बड़ा नाम होगा जो कि आज सरप्राइज के तौर पे दिखेगा। और टिकट कटना तब समझ में आएगा कि जैसे किसी पार्टिकुलर सीट के बारे में वहाँ पर अगर किसी भी कैंडिडेट का नाम का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो टिकट काटा गया। टिकट कटना तभी समझ में आएगा कि जैसे कोई भी अगर बड़ी सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है और वहाँ पर आपने किसी और उम्मीदवार को टिकट दे दिया तो बात समझ में आती है। जैसे इस दिल्ली का अनाउंसमेंट होगा तो गौतम गंभीर तो ऑलरेडी बोल चुके हैं। दिल्ली की और भी जो 3 सीटें हैं इस दिल्ली के अलावा जिनको कटने के लिए बहुत ज़्यादा संकेत थे, तो उस पर नजरें टिकी रहेंगी। और जैसा कि पहले प्राची मैंने आपको बताया था कि जब चुनाव समिति की बैठक हुई तो दिल्ली में 7 सीटों पर सिर्फ चर्चा हो गई थी और उसके बाद जो दिल्ली बीजेपी के लोग थे वो निकलकर बाहर चले गए थे। आखिरी फैसले का वहां पर भी इंतजार था। देवेंद्र, ये जो लिस्ट जारी की जाएगी और जो बैठक चल रही थी चुनाव समिति की, उसमें आप जैसे बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा सीटों का ऐलान किया जा सकता है, तो ये फॉर्मूला होगा क्या? सोशल इंजीनियरिंग को फिट किया जाएगा या रिपोर्ट कार्ड के आधार पर टिकटों का वितरण बीजेपी करने जा रही है? और जैसे चुनाव समिति की बैठक में जब इन नामों को लेकर प्राची आया गया इस हर स्टेट के द्वारा, तो पहले इसकी प्रक्रिया को समझें कि यहाँ क्या हुआ और उसके पहले होमवर्क समझेंगे कि वहाँ क्या हुआ था। उससे दर्शकों को ये समझ में आएगा कि बीजेपी अगर किसी कैंडिडेट के नाम पर विचार करती है, मुहर लगाती है, तो उसके पीछे कैसा होमवर्क होता है, किस तरीके का होमवर्क होता है। चुनाव समिति में यह रहता है कि जैसे संबंधित राज्य के जो बड़े लीडर हैं, जैसे अगर वहाँ मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पार्टी की सरकार है तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं तो उप मुख्यमंत्री, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के संगठन महामंत्री, इसके अलावा भी कोई लीडर हो सकता है। कोर ग्रुप में जो महत्वपूर्ण लीडर है जिसकी राय मायने रखती है उनको बुलाया जाता है। तो ये 4-5 लोग चुनाव समिति की बैठक जब चल रही होती है तो अलग अलग राज्य की जब बारी आती है तो संबंधित राज्य के लोग उसके बाद उस कमरे में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सामने एक स्क्रीन लगा होता है, स्लाइड। उस स्लाइड पर सीट को लेके जैसे एक नाम बोला जाता है, उसके बाद उस व्यक्ति की तस्वीर और बायोडाटा स्क्रीन पे आ जाता है और संबंधित राज्य के प्रदेश अध्यक्ष उस व्यक्ति के प्रोफाइल के बारे में बता रहे होते हैं कि उनकी क्या क्या खासियत है, ताकि बाकी जो वहाँ पे बोर्ड के लोग हैं, चुनाव समिति में जो मौजूद लोग हैं, वो उस व्यक्ति की प्रोफाइलिंग जान सके, उस व्यक्ति विशेष की प्रोफाइलिंग जान सके। बताने के साथ उसमें बाकी भी जो लोग हैं उसी स्टेट के, वो अपनी राय दे सकते हैं या फिर चुनाव समिति के जो सदस्य हैं वो उनसे पूछ सकते हैं कुछ जानना हो। जैसे किसी कम्बिनेशन की बात हो तो मान लीजिए कि ब्राह्मण कैंडिडेट का ही नाम दिया जा रहा है, तो फिर हो सकता है उसमें कुछ सदस्यों ने पूछा कि वहाँ पर ब्राह्मण आबादी कितनी है या ठाकुर आबादी कितनी है या ओबीसी आबादी कितनी है, एससी आबादी कितनी है। तो इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पर पूछताछ की जाती है ताकि आप एक निर्णय पर पहुँच सकें। और सामने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ बैठे होते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सारे लोग बैठे होते हैं,
उन्हें तो ओवरऑल आइडिया रहता ही है और उनके पास एक अपना होमवर्क रहता ही है। उसके आधार पर वो संबंधित राज्य के प्रदेश अध्यक्ष से या संगठन महामंत्री या मुख्यमंत्री जो भी हो, उनसे उस सवाल को पूछ सकते हैं, इस व्यक्ति का कैंडिडेचर क्यों, ऐसा क्यों नहीं, इस कम्युनिकेशन को क्यों ध्यान में रखा जा रहा है, इस तरह की सारी चीजें की जाती है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बताते हैं कि इस नाम को फाइनल करते हैं। अगर वहां पर फिर से कोई और भी अगर आवाज आई गई इस पर थोड़ा सा और डिस्कशन होना चाहिए, तो उसको होल्ड पे डाल दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए 2 नाम रह गए, उन दोनों नामों पर कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाती है, तो ऐसी सीटों को कहा जाता है कि इसको होल्ड पे कर देते हैं। फिर बाद में पार्टी के बड़े नेता आपस में डिस्कशन करके उसमें किसी एक नतीजे पे पहुंचते हैं। तो ये प्रक्रिया रहती है चुनाव समिति में। इससे पहले की अगर बात करें तो पार्टी ने अलग अलग तरीके से फीडबैक का सिस्टम बनाया था हारी हुई सीटों पर। खासतौर पर वहाँ पे पर्यवेक्षक भेजे गए थे, उनको एक सूची दी गई थी कि जो पार्टी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे आपको बात करना है, जो सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वहाँ पे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनसे बात करना है। तो ये पूरा होमवर्क पहले करा लिया गया था और चुनाव समिति में क्या होता है वो मैंने आपको बताया। बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में लिस्ट आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद ये समझ में आएगा कि बीजेपी कितने सरप्राइज देती है और 2024 के लिहाज से आखिर किस तरीके से कैंडिडेट्स का चुनाव किया गया है।